ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर संजय, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जो देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े हैं, अब उनमें गिरावट का दौर देखा जा रहा है। कल 55,000 नए मामले आए, आज 63,000 से थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन एक वो भी दौर था जब ये संक्रमित लोगों के आंकड़े लगभग 1 लाख तक पहुंचने लगे थे। ये जो गिरावट है, क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार थमने लगी है देश में? कोरोना का जो पीक था तो अब धीरे धीरे जा रहा है। 1 लाख से केसेज अब धीरे धीरे आकर 55-60 हजार के आसपास है। तो हमारा कंट्री काफी बड़ा कंट्री है और काफी पॉपुलेशन डेंस है, तो इसकी वजह से हर सिटी या हर स्टेट का अपना पीक आया। जैसा आपने दिल्ली में देखा कि एक पीक आया, के बाद फिर केसेज कम हुए, फिर केसेज बढ़ने लगे, फिर अब कम हो रहे हैं। मुंबई में पहले एक पीक आया, फिर कम हुआ, फिर बढ़े, फिर कम हो रहे हैं। अभी आप पूरे देश का अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में केसेज अब कम हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि केसेज अब 1 लाख से कम होके 55,000 के आसपास हो गए हैं, जबकि हमारी टेस्टिंग उसी रफ्तार से चल रही है। डॉक्टर संजय, एक परिणाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक कोरोना मरीज था, कोरोना से ठीक हो गया, लेकिन अब समस्या ये है उस मरीज के साथ कि उस मरीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और उसे याद ही नहीं कि कब वो कोरोना संक्रमित हुआ और कोरोना संक्रमण के दौरान उसका इलाज कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कब ठीक हुआ। इससे मिलती जुलती खबर अमेरिका से भी आई है, जहां ये पता चला है कि वहां भी कुछ मरीजों में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिला है। कैसे ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ है? देखिए, कोई भी आप वायरस अगर आप देखते हैं तो इसका ब्रेन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। जैसे आप डेंगू वायरस ले लें या इंसेफेलाइटिस वायरस है, उनका ब्रेन पे इफेक्ट होता है। कोरोना भी एक वायरस है और आपने देखा होगा पहले कि कोरोना से कई तरह की न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रोक है या हेडेक है या स्मेल की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है। तो कोरोना के कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जा रहा है कि उनको एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है और उस कंफ्यूजन की स्थिति में उनकी मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाती है। इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये बाकी वायरसेस में भी दिखती हैं, लेकिन कोरोना में अभी ये रिपोर्ट्स हो रही हैं और जैसा आपने बताया कि महाराष्ट्र में पालघर से एक पेशेंट में रिपोर्टेड है इस तरह का केस और कुछ यूएस से भी केसेज जैसे रिपोर्ट हुए हैं। कई पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि अगर पेशेंट कोरोना की वजह से कंफ्यूजन की स्टेट में आता है तो उसमें एन्केफेलाइटिस की तरह की पिक्चर होती है और उसकी जांच के लिए हम पीठ से पानी निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। तो यह डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करे कि जस्ट एक माइल्ड मेमोरी लॉस है या एक कंफ्यूजन की स्थिति है या पेशेंट इंकेफेलोपैथी में है या पेशेंट इंकेफेलाइटिस है। और उसके बाद ही पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा कि पेशेंट को एक्जेक्टली है क्या। डॉक्टर संजय, यहाँ एक सवाल और उठता है, जैसे कि कोरोना संक्रमित मरीज जब अस्पताल से छुट्टी होकर घर आता है तो उसे आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि 5-7 दिन आप घर में भी अलग रहिए। ऐसे में जब उस मरीज को याद ही कुछ नहीं है और वो कंफ्यूजन की स्थिति में है, ऐसे में वो कैसे अकेला रहे? उसे परिवार वालों के साथ की जरूरत है, तो क्या उस समय परिवार वालों को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा? हमारा मानना है कि अगर इस तरह का पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि इस पेशेंट को आइसोलेशन की जरूरत है और ये पेशेंट इस स्थिति में नहीं है कि हम उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दें। अगर उसको कंफ्यूजन की स्थिति है, अगर मेमोरी लॉस है, तो हम उसे 4 दिन 5 दिन जब तक उसकी सिम्टम्स ठीक नहीं हो जाते उसको घर भेजना ठीक नहीं है। क्योंकि घर में जैसा आपने बताया कि हम 4-5 दिन अगर उसको आइसोलेशन में रख देते हैं तो फिर हो सकता है कि अगर वो कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ जाए और इंकेफेलोपैथी या इंकेफेलाइटिस की स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसमें मरीज के लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र का दिया और महाराष्ट्र के केस में भी यही था कि पेशेंट को एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा और देखने के बाद पेशेंट का जांच और उसकी उपचार हुई और उसके बाद फिर पेशेंट को घर भेजा गया। डॉक्टर संजय, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? क्या उसके प्लाज्मा से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को फायदा होगा या नहीं होगा? जब हमारे शरीर के ऊपर एक वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो अगर हमें कोरोना का संक्रमण हुआ ही नहीं तो उस संक्रमण के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी ही नहीं।
तो अगर हम कोरोना से कभी संक्रमित नहीं हुए हैं तो हमारा प्लाज्मा देके पेशेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि हमें कभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। तो प्लाज्मा डोनेशन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और जांच के बाद ये पाया गया है कि उनके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी है। डॉक्टर संजय, प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है। आईसीएमआर ने इसे ऑप्शनल थेरेपी के तौर पर देखा था और इसकी शुरुआत कई जगहों पर हुई। अब इसके क्या परिणाम हैं इतने दिनों के बाद? प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अभी भी एक बड़े डेटा का इंतजार है। अभी जो भी स्टडीज हुई है छोटे सैंपल साइज पे हुई है और उससे कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस निकालना संभव नहीं है। कुछ केसेज में मरीजों को जरूर फायदा हुआ है, लेकिन ये कह देना कि प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर इलाज है या एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है, हमें और डेटा की जरूरत है। और जब तक हमारे पास डेटा नहीं है, हम केस टू केस डिसाइड कर सकते हैं कि किस पेशेंट को प्लाज्मा देना है, किस पेशेंट को प्लाज्मा नहीं देना है। हम एक गाइडलाइन के तहत ये नहीं कह सकते कि प्लाज्मा जरूर इंडिकेटेड है हर पेशेंट में। ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेगा कि प्लाज्मा की जरूरत है या नहीं। डॉक्टर संजय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है और वो आंकड़ा ये कहता है कि जो देश भर में कोरोना से मौत हो रही है, हर 5 में से एक व्यक्ति उसमें ऐसा है जो पहले किसी न किसी बीमारी से परेशान रहा है। ऐसे में जो लोग डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, पहले से ही परेशान हैं, उन लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। ओवरऑल जो फर्टिलिटी रेट है 1.5% के आसपास है, लेकिन जिसको कोमॉर्बिडिटी है वो करीब 18% तक पहुंच जाती है। तो यह मानकर चलना कि अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन का आपने एग्जांपल दिया, डायबिटीज दिया, ओबेसिटी दी, तो अगर हम काउंट करें कि कितनी कोमॉर्बिडिटी है, जैसे अगर सिर्फ हाइपरटेंशन है 1 कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है 2 है, अगर साथ में ओबेसिटी है तो 3 है, आप पहले से कोई और दवाइयां ले रहे हैं जैसे कैंसर की दवा है या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर आपकी कोमॉर्बिडिटी जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है तो उसे कोरोना का अगर सिम्टम नहीं भी है तो उसे डॉक्टर के पास जाना है और जाकर अगर डॉक्टर कहता है तो उसे एडमिट होना है और उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट में अचानक से कोई गिरावट आती है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी है। डॉक्टर संजय, अगर वैक्सीन की बात करें, पूरी दुनिया टकटकी लगाए ये देख रही है और उम्मीद कर रही है कि बहुत जल्द वैक्सीन आ जाए। भारत में वैक्सीन की क्या प्रगति है? एक खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल पर 15 दिनों तक रोक लग गई है। जब वैक्सीन का निर्माण होता है या वैक्सीन के ऊपर शोध किए जाते हैं तो वैक्सीन के ऊपर शोध करने के दौरान कई चरण आते हैं और उस चरण के दौरान इस चीज को देखा जाता है कि वैक्सीन से एंटीबॉडी बनती है नहीं बनती है, और साथ में पेशेंट के ऊपर या जो वॉलंटियर हैं उनके ऊपर कोई उसके दुष्प्रभाव तो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल के बीच में अगर किसी एक वॉलंटियर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पता चलता है, जैसे मान लीजिए किसी को पैर में कमजोरी आ गई वैक्सीन लेने के बाद, या सिर में दर्द हो गया, माइनर या मेजर सिम्टम्स हम उसको क्लासिफाई करते हैं, या सीवियर रिएक्शन या माइल्ड रिएक्शन क्लासिफाई करते हैं। तो अगर कोई सीवियर रिएक्शन होता है या कोई सीवियर उसके दुष्प्रभाव ऐसे लगते हैं कि हैं, तो ट्रायल को थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाता है, इसलिए देखने के लिए कि क्या वो दुष्प्रभाव वैक्सीन से रिलेटेड थे या वो किसी और वजह से थे। अगर वैक्सीन से रिलेटेड थे तो हम उसकी विस्तृत जांच करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन से रिलेटेड ना हो। अगर वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है तो फिर ट्रायल आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए इस तरह के बीच बीच में रुकावटें आती हैं, और ये इसलिए जरूरी है कि जब वैक्सीन लास्ट में बाहर आए, जो फाइनल आउटपुट हो, वो आउटपुट किसी साइड इफेक्ट के बिना हो, तो वैक्सीन का इफेक्ट हो विथ 0 साइड इफेक्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।